करते हैं भाई आगे का काम, है ना। कल तक जो क्वेश्चन कर लिए थे उसी से आगे बढ़ते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा चल रहा था, उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप सब बच्चे सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, सारे भाई सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को अपनी अपनी कॉपी में। क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी, है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बच्चों सा क्वेश्चन है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी। ठीक है जी, एपी आपके सामने मैं दे रहा हूँ, एपी है, जल्दी से लिखिए। 3 7 11 और ये चलता जाएगा, 3 7 11 ये चलता जा रहा है, और लास्ट में टर्म आ रही है 407। चलो ये तो आप लोगों का क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करके भेजो, है ना। ये क्वेश्चन आप लोगों का है तो इसको जल्दी से सॉल्व करके भेजो, इसमें समय नहीं लगाना है। सबकी कॉपी पे पेन चलता रहे भाई, ठीक है, सबकी कॉपी पे पेन चलता रहे। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी। चलो काव्या का आंसर आ गया सबसे पहले, और भाई भी आंसर भेजेंगे जल्दी से। दीक्षांत का भी आ गया, वेरी गुड। विप्रांशु, 3 बच्चों का आंसर आ चुका है। रमन का आंसर आ गया, बाकी भाई भी लगाओ बेटा। आदर्श ठीक है, आशुतोष ठीक है, ठीक है, काफी सारे भाइयों का आंसर आ चुका है। ठीक है, काफी सारे भाइयों का आंसर आ चुका है, और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन को, चलो लिख लेते हैं। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। nth टर्म आपको दे ही रखी है, तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, an का कल हमने लिखा था, an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू में d। an कितना है बेटा 407, इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म दे रखा है 3 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स आपको कैलकुलेट करना है, डिफरेंस पूरे क्वेश्चन में चल रहा है 4 का, तो ये इधर आके माइनस होगा तो आ जाएगा 404 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू n माइनस वन। इससे आपने इसको काट दिया, कितना आ गया 101, है ना, 101 आ जाएगा ना, और n इक्वल टू आ जाएगा 102। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ सभी भाइयों का आंसर बिल्कुल सही आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ना चाहिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जल्दी से लिखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से करेंगे। इफ ए बी सी डी ई आर इन एपी, इफ ए बी सी डी ई आर इन एपी, अगर ये किसमें है मेरे भाई, अगर ये सारे किसमें है, एपी में है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ए माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस ई, इसकी वैल्यू बतानी है क्या है। चलो सब बच्चे जल्दी से, है ना, ये भी आपके लिए बच्चों सा क्वेश्चन है ना, एनटीएससी की तैयारी में आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत खेले हैं, बहुत पहले हैं, जल्दी से तो आंसर देंगे, है ना, जल्दी से आंसर देंगे, क्या आंसर आएगा, है ना। ऑब्जेक्टिवली तो आप लोग देखते ही बता देंगे, मुझे पता है, ऑब्जेक्टिवली में तो किसी को दिक्कत आएगी नहीं, देखते ही आप लोग आंसर पेल देंगे। चलो जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से सभी भाई, सबका आंसर आना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए, सब जुड़ चुके हैं, वेरी गुड, सबका आंसर आना चाहिए। मन के जोश को बनाते चलो, है ना, स्कूल खुलने वाले हैं जल्दी ही, तो इसीलिए तैयारी पूरी रखें आप लोग भी अपनी, है ना, तैयारी ढीली नहीं होनी चाहिए। चलो कह रहा है ए बी सी डी ई किसमें है भाई, एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, किसमें है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो आपको इस चीज, सारी चीज की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे लिए तो सबसे आसान काम, मैं क्या मानता हूँ कि कभी भी अगर ऐसा होता है कि ए बी सी डी कभी भी ऐसा बोले कि ये एपी में है, तो मैं एपी कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट को ही रखूंगा, ए को तो ए ही रखूंगा, ए को मैं चेंज करने की कोशिश नहीं करूंगा, ठीक है ना, ए को तो मैं ए ही रखूंगा, इसको चेंज नहीं करूंगा। लेकिन बी को मैं ऐसा लिख लूंगा कि ए प्लस के लिख सकता हूँ, सी को लिख सकता हूँ ए प्लस 2k, डी को लिख सकता हूँ ए प्लस 3k, और ई को लिख सकता हूँ ए प्लस 4k। बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि एपी है तो डिफरेंस कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा। आदित्य प्रताप का आंसर आ चुका है, चलो कुछ ना कुछ डिफरेंस चल ही रहा होगा, समझ रहे हैं आप, कुछ ना कुछ डिफरेंस आप लोगों का चल ही रहा होगा। ठीक है बात ये, अब ये वैल्यूज यहाँ पे डाल देते हैं। ए की जगह कितना डाल देंगे, ए की जगह तो ए ही रहेगा, -4 टाइम्स बी की जगह ए प्लस के, ठीक है, +6 टाइम्स सी की जगह ए प्लस 2k, -4 टाइम्स डी की जगह ए प्लस, बोलो ए प्लस कितना, ए प्लस 3k, और लास्ट में ई की जगह आ जाएगा ए प्लस 4k। और अब जल्दी से इस सबको सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आ रहा है। पहले तो ए को काउंट कर लो, ए को, एक ए यहाँ से आ गया, 6a यहाँ से आ गया, 7a, और लास्ट में एक 8a, -4a ए तो जीरो, ए जीरो हो गया। के को चेक करते हैं, माइनस का 4k प्लस का 12k, कितना आ गया भाई 8k आ गया, माइनस का 12k, कट ही गया पूरा ये भी, है ना, ये कट गया, जल्दी से चेक करो,
क्या k कट रहा है, माइनस का 4k यहाँ पे आ गया और 12k यहाँ पर आ गया, माइनस का 12 यहाँ आ गया और 4k वहां गया, कट रहा है, k भी कट रहा है, तो आपका आंसर क्या आ गया, अ बिग जीरो। बोलो जल्दी से, क्या आंसर सही आया सभी का? जल्दी से बोलो कि आप सबका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। बोलो यार, क्या हो गया, सो गए? जल्दी से रिप्लाई भेजो, सबका जीरो पक्का? एवरीबॉडी, सबका आंसर है ना, सबका भाई आना चाहिए, है ना? जोश बना के रखो, जोश ठंडा नहीं होने देना, है ना? जोश नहीं ठंडा होने देना। कहीं सोच रहे हो कि आज इतनी क्लासेस हो गई हैं तो ये क्या करे, है ना? रोने वाला बच्चों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है ना? पूरे जोश के साथ, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, लंबी क्लासेस भी होती है, उसमें क्या दिक्कत है ना? तो अपना पूरा जोश बना के सब बच्चे जल्दी से रिप्लाई देंगे, है ना? क्योंकि चैप्टर अभी ऐसा चल रहा है जिसके क्वेश्चन आपको आने चाहिए, है ना? अभी वो क्वेश्चन चल रहे हैं जो आपको आने चाहिए पहले से। चलो एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, चलो लिखो लिखो, शो दैट, क्वेश्चन है शो दैट क्वेश्चन क्या है, √2, √3, √5 can never be any three terms of AP, can never be any three terms of AP। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एपी में ये जो तीनों टर्म्स आए, किसी एपी में जो तीनों टर्म्स आ रही हैं, ये तीनों एक ही एपी में आ जाए, ऐसा नहीं होगा कभी भी। आपको ये चीज प्रूफ करनी है कि कभी भी, अब लगातार नहीं बोल रहे, कहीं आप सोचो कि लगातार, लगातार तो आप बड़े आसानी से दिखा दोगे कि इसका डिफरेंस लोगे, इसका डिफरेंस लोगे, बराबर नहीं आ रहा, वो तो कोई भी बच्चा कर देगा, है ना? बड़े, वो तो नॉर्मल सी बात है, वो नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि ये जो टर्म्स आ रही हैं ये किसी भी नंबर पे ना आए। मान लो ये दूसरे पे आ जाए, मैं तो आपको बोल सकता हूँ कि मान लो कोई ऐसी एपी है जिसमें ये दूसरे पे आ जाए, ये 10वें पे आ जाए, ये 15वें पे आ जाए, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? आप कहोगे बिल्कुल पॉसिबिलिटी है इस चीज की। तो यही चीज आपको दिखानी है कि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होना है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होना, यही चीज आपको दिखानी है। चलो बेटा, अब इस चीज को सॉल्व करते हैं, देखो जल्दी ध्यान से। हमें ये पता है कि √2, √3, √5 ये कभी भी नहीं आनी चाहिए, तो मान लेते हैं कि ठीक है यार, मान के देखते हैं कि चलो आ रही होगी तो क्या होगा। मान के देखते हैं कि लेट, क्या मान के देखते हैं सॉल्यूशन में कि लेट, ये जो √2 है इसको बोल देते हैं पीएथ टर्म है, समझ रहे हैं? इसी तरीके से इसको बोल देते हैं कि क्यूएथ टर्म है, क्या, √3, और इसी तरीके से इसको बोल देते हैं कि ये आरएथ टर्म है, क्या, √5। इसी नंबर पे आ रही होगी, ये पीवे नंबर पे, क्यूवे नंबर पे, आरवे नंबर पे आ रही होगी। चलो देखते हैं, अगर ये आ रही है तो इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू लिख सकते हैं √2। कोई पाप तो नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा। ए क्यू को क्या लिख सकते हैं, a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू √3, कोई पाप नहीं है इसमें भी। ए आर को लिख सकते हैं a प्लस आर माइनस वन इंटू डी इक्वल टू √5, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक किसी बच्चे को, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, बोलो किसी के पेट में दर्द तो नहीं हुआ? ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, अभी तक तो कोई ऐसी काम मैंने नहीं किया जिससे आपको दिक्कत हो। चलो ऐसा करते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं। जैसे 2 में से 1 माइनस करूंगा, a से a कट जाएगा, माइनस डी से माइनस डी वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा q माइनस पी, है ना? क्या आ जाएगा, q माइनस पी इस तरफ, q माइनस पी इंटू डी, ये तो आ गया इस तरफ, और इधर आ जाएगा बेटा √3 माइनस √2। तो d की वैल्यू आ रही है यहाँ से √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय q माइनस पी। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, जल्दी से बोलो। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको यहाँ तक क्लियर है, जल्दी बोलो। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 की है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी भाई को, है ना? इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है, सब कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इक्वेशन 2 में से 1 को किया, ऐसे ही इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को भी माइनस कर देते हैं। तो जैसे ही माइनस करूंगा भाई, ए से ए कट गया, माइनस डी से डी कटेगा, देखो आर माइनस क्यू आ जाएगा आपकी बात, आर माइनस क्यू, है ना? माइनस तो आप लोग खुद कर लेंगे, आर माइनस क्यू डी, और यहाँ आ रहा है √5 माइनस √3। तो यहाँ से भी जब डी को कैलकुलेट किया तो डी आया बेटा √5 माइनस √3 अपॉन आ गया आर माइनस क्यू। ठीक है बात, अपॉन आ गया आर माइनस क्यू। डी तो दोनों ही है, ऐसे तो है नहीं ये अलग डी है वो अलग डी है, दोनों एक ही डी है, तो दोनों को बराबर रख सकते हैं अपन। जैसे ही दोनों को बराबर रखेंगे, जैसे ही दोनों को बराबर रखेंगे तो क्या आएगा, देखो √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाय आर माइनस क्यू, आर माइनस क्यू बराबर आ गया किसके बेटा, वहां से √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय क्यू माइनस पी। एक तरफ इसको इधर ही ले आते हैं सारी आइटम को, है ना? जो इरेशनल जैसा दिख रहा है उसको एक तरफ इकट्ठा करते हैं, तो क्या आएगा, √5 माइनस √3 डिवाइड बाय √3 माइनस √2 इज इक्वल टू आर माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस पी। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, पी क्यू आर वो क्या था कि कौन से नंबर पे टर्म आती है। अब पी क्यू आर तो नेचुरल नंबर ही होता है, हमने कल ये बात कर ली थी कि जो पी क्यू आर आएगा वो तो नेचुरल नंबर ही तो आएगा, कि दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है, 100वीं टर्म है, सब नेचुरल नंबर है। तो ये तो कंफर्म है कि ये वाला पोर्शन जो है ये एलएचएस वाला
आरएचएस वाला, ये आपका रैशनल आने वाला है, क्योंकि नेचुरल नंबर के साथ आप प्लस माइनस खेलोगे तो रैशनल आएगा। और ये तो दिख ही रहा है कि ये वाली टर्म कैसी आ रही है, इरेशनल आ रही है। तो यहाँ पे तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, रैशनल और इरेशनल कभी बराबर हो नहीं सकता, और अगर ये नहीं हो सकता तो ये सारी गाथा गलत है। जितनी हमने यहाँ पर कथा सुनाई, ये सारी की सारी कथा गलत हो गई। तो हम क्या बोलेंगे कि इसका मतलब ये जो टर्म है, ये कभी भी किसी एपी की 3 टर्म्स ये नहीं हो सकती हैं। बोलो कि आपको पोर्शन क्लियर हुआ, जल्दी से बोलिए कि आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्या आप समझ पाए कि हमने कॉन्ट्राडिक्शन वाले मेथड का प्रयोग किया, हमने मान लिया जो उसने बोला था, लेकिन वो गलत हो रहा है, तो हमने क्या कह दिया कि पूरी कहानी गलत है, कभी भी ये टर्म्स नहीं हो सकती हैं। ठीक है, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो भाई। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो करें आगे। एक क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए है ना, उछलता कूदता क्वेश्चन, जो आप लोग सोल्व करने में बड़ा मजा करोगे आप, है ना। जल्दी से सोल्व करो कि इफ 5 टाइम्स, क्वेश्चन है इफ 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म, सभी ने सॉल्व करना है और आंसर तेजी से भेजना, ठीक है। इफ 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 8 टाइम्स द एट्थ टर्म, इज इक्वल टू 8 टाइम्स, इज इक्वल टू 8 टाइम्स द एट्थ टर्म, 8 टाइम्स द एट्थ टर्म, देन फाइंड आपको करनी है क्या, 12th टर्म फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है भाई, 13th टर्म, सॉरी फाइंड 13th टर्म। चलो जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करके बताओ क्या आ रही है। सभी का आंसर एकदम लगातार है ना, ताकि क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ ताकि आपकी नसों में थोड़ा ग्लूकोज आए, है ना, आपको थोड़ी जागृति महसूस हो कि हाँ एकदम से ये तो बनेगा ही बनेगा। ये देखो आ गया विराज का आंसर, बाकी भाइयों का भी आ जाए जल्दी से। सभी का आंसर आ जाए जल्दी से, एवरीबॉडी। चलो काफियों का आंसर आ गया है, ठीक है। क्या है देखो, क्वेश्चन क्या है, 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म, तो 5 टाइम्स फिफ्थ टर्म क्या होती है, a प्लस 4d, किसी भी एपी की, एंड इज इक्वल टू 8 टाइम्स द एट्थ टर्म, वो हो जाएगी a प्लस 7d, है ना। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5a प्लस 5 4 जा 20d इज इक्वल टू 8a प्लस 8 7 जा 56d। ठीक है भाई, a उधर जाके माइनस हो गया तो ये हो गया 3a, 20d भी उधर जाके माइनस हो गया तो माइनस का आ जाएगा 36d, 3 आप यहाँ से हटा दो तो आ जाएगा a प्लस में आ जाएगा ना a प्लस 12d। और आप जानते हैं a प्लस 12d का मतलब क्या होगा, 13th टर्म। तो 13th टर्म क्या आ गई बेटा, 0 आ गई। 13th टर्म क्या आ गई, 0 आ गई। तो बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही बच्चू सा क्वेश्चन था जो मैंने आपको करने के लिए दिया, है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम एक और अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी भाई, है ना। ये क्वेश्चन सभी बच्चे अब दिमाग लगाएंगे। फाइंड द टर्म ऑफ द सीरीज, क्वेश्चन है, लिखिए फाइंड द टर्म ऑफ द सीरीज, फाइंड द टर्म ऑफ द सीरीज, फाइंड द टर्म ऑफ द सीरीज। सीरीज आपको दे रखी है, जल्दी ध्यान से लिखेंगे, 25 कोमा 22 3/4, है ना। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करेंगे। 22 3/4 कोमा 21/2, है ना, 21/2 ऐसा आपको दे रखा है। विच इज न्यूमेरिकली द स्मॉलेस्ट, पूछ रहा है विच इज न्यूमेरिकली द स्मॉलेस्ट, न्यूमेरिकली द स्मॉलेस्ट। कौन सी वो टर्म है जो न्यूमेरिकली सबसे छोटी है। न्यूमेरिकली का मतलब प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड वाइज छोटी होनी चाहिए। चलो भाई, अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, जल्दी से 1 मिनट का समय लगाइए और फिर हम देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस बात को समझ पाएंगे। एवरीबॉडी, न्यूमेरिकली द स्मॉलेस्ट, चलो दिमाग लगाओ। न्यूमेरिकली, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई, अब पूरी कहानी मैं आपके सामने बता रहा हूँ। न्यूमेरिकली द स्मॉलेस्ट ऐसा करते हैं, हम ये पता लगाते हैं इसकी पहली नेगेटिव टर्म क्या आई होगी, पहली नेगेटिव टर्म क्या आई होगी, है ना। पहले उसको चेक कर लेते हैं। वो जो नेगेटिव टर्म आएगी,
अब जैसे सीरीज है ये तो घटती हुई आ रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कहीं ना कहीं आकर जो पहली नेगेटिव आई होगी उसके बाद नेगेटिव में ये सीरीज आगे चलती जाएगी, तो इसके आगे तो बड़ी होती जाएगी। न्यूमेरिकली आप देखो, अगर न्यूमेरिकली मैग्नीट्यूड वाइज देखो तो इसके बाद तो ये सीरीज बड़ी होती जाएगी। तो या तो यही वैल्यू आपकी सबसे छोटी होगी जो पहली नेगेटिव होगी, या इससे जस्ट पहले वो जो पॉजिटिव में रही हो, क्या पता वो छोटी हो। न्यूमेरिकली तो छोटी हो ही सकती है ना। तो चेक करते हैं इसकी पहली नेगेटिव टर्म, चेक करते हैं इसकी पहली नेगेटिव टर्म। तो पहली नेगेटिव टर्म कैसे निकालेंगे भाई? आप लोग जानते हैं नेगेटिव टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, जो nth टर्म है उसको नेगेटिव कर दीजिए, पता चल जाएगा उससे आपको सारा। nth टर्म को नेगेटिव कर दीजिए, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। एक दो बच्चों को आ भी गया। तो an क्या है बेटा? a आपका है 25 प्लस n-1 इनटू में डिफरेंस। अगर आप डिफरेंस चेक करेंगे तो बताइए कितना आ रहा है इसका, जल्दी से आप लोग ही बताओ भाई, डिफरेंस कितना आ रहा है इस एपी का, जल्दी से बताओ, बताना जरा, डिफरेंस भेजना, किसी बच्चे ने निकाला है तो जल्दी 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 भेज दो यार। माइनस का 9/4 आ रहा है क्या, ये प्लस का 9/4? माइनस का आएगा क्योंकि डिक्रीज हो रही है ना, माइनस का आएगा क्योंकि डिक्रीज हो रही है। हाँ ठीक है, माइनस का 9/4 तो आ रहा है माइनस का 9/4, और ये चीज आ रही है नेगेटिव, ये चीज आ रही है बेटा नेगेटिव, है ना। और जब यहाँ से आप सॉल्व करोगे, यहाँ से जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, ये आ रहा है 25 माइनस 9/4n, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 9/4, लेस देन आ गया 0। ठीक है जी, लेस देन आ गई ये चीज 0। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया होगा। अब 25 होता है 100/4, 100 प्लस 9 हो जाएगा 109/4, और वो उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 9/4n लेस देन माइनस का 104/4, ऐसा आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? ये होता है आपका 109, सॉरी 109। ठीक है भाई, अब माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, 4 से 4, लेकिन माइनस से माइनस कैंसिल करते ही इनइक्वालिटी का साइन भी घूम जाएगा, तो 9n ग्रेटर देन आ जाएगा 109, तो n आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 109/9। बोलो सही बात है। तो कितना आ गया भाई, ये आ गया आपके पास 9 1 जा 9 1 9 9 2 जा 18 9 12 पॉइंट समथिंग समथिंग आ गया। यानी n जो होगा वो 12 से जस्ट बड़ा होगा, यानी कि 13वीं टर्म नेगेटिव आएगी। 12 से जस्ट बढ़ेगा मतलब क्या होगा, 13वीं टर्म। तो जो 13th टर्म होगी वो इसकी सबसे पहली नेगेटिव टर्म होगी, जो 13th टर्म होगी वो इसकी सबसे पहली नेगेटिव टर्म होगी। तो एक तो 12वीं टर्म को चेक कर लेते हैं और एक 13th को चेक कर लेते हैं, उससे पता चल जाएगा। अगर मैं इसकी 12वीं टर्म चेक करूं तो 12वीं तो आएगी a प्लस 11d। ए कितना है आपके पास क्वेश्चन में 25 प्लस में 11, और डी कितना आ रहा था बेटा, माइनस का 9/4। तो कितना हो गया बेटा 25, ये हो जाएगा माइनस का 99/4, और 25 होता है 100/4, 100/4 माइनस 99/4 यानी कि 1/4। ये तो आ गई बेटा कौन सी, 12th टर्म। और अब इसी में से अगर मैं डिफरेंस को नेगेटिव कर दूं 1/4 में से, तो 13th टर्म मुझे मिल जाएगी कितनी, 1/4 में से मैं क्या करूं, डिफरेंस कितना आ रहा था, माइनस का 9/4, तो ये तो आ गया माइनस का 8/4 यानी -2। तो अब आप देख सकते हो दोनों में न्यूमेरिकली सबसे छोटा कौन है, न्यूमेरिकली तो यही छोटा है 1/4, तो यानी कि कौन सी टर्म आई, 12वीं। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 12th टर्म इज न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट। समझ रहे हैं आप? 12th टर्म, क्योंकि वैसे तो नेगेटिव वाली छोटी होती है, लेकिन न्यूमेरिकली माने हमें मैग्नीट्यूड से काम है, मैग्नीट्यूड तो 1/4 का सबसे छोटा होगा, इसके बाद -2 आ गया, और फिर क्योंकि आप हर बार -9/4 उसमें ऐड करते जाओगे तो ये वैल्यू अब बड़ी होती जाएगी नेगेटिव में, नेगेटिव में नंबर आगे तक चलता जाएगा फिर अब। तो सबसे छोटी वैल्यू आपको कहाँ मिलेगी, 1/4 पे मिलेगी। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा, जल्दी से बताओ, क्या न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट वाली बात समझ में आई? जल्दी से बताइए, क्या न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट वाई लिख के भेजो अगर समझ में आई तो, बोलिए। क्या सभी भाइयों को क्लियर हुआ कि सबसे छोटी टर्म जो आने वाली है वो कौन सी आने वाली है, 1/4। सबसे छोटी टर्म जो आने वाली है वो आने वाली है 1/4। चलो बहुत बढ़िया, सबको क्लियर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अगला जो इसके अंदर टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है वो आता है नंबर ऑफ टर्म्स आइडेंटिकल, है ना। क्या टाइटल आता है, नंबर ऑफ टर्म्स आइडेंटिकल, नंबर ऑफ टर्म्स आइडेंटिकल। होगा क्या कि जो आपको दो एपी गिवन रहेंगी, आपको क्या करेगा, दो एपी गिवन रखेगा, उन दो एपी में कुछ टर्म्स होंगी जो कॉमन आ रही होंगी, आपको वही पहचानना है कि ऐसी कितने टर्म्स है जो दोनों में कॉमन है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिए गिवन टू एपीज, गिवन गिवन टू एपीज, क्वेश्चन है गिवन टू एपीज, दो एपीज आपको गिवन है भाई। एपी क्या गिवन है आपको, एपी गिवन है 2 5 18, सॉरी 2 5 8, और ऐसे चलते चलते आखिरी टर्म है 179। इस एपी की आखिरी टर्म है बेटा 179। ये आपको पहली एपी गिवन है।
इसी तरीके से जो दूसरी एपी गिवन है वो है आपको 3, 5, 7 पॉइंट अप टू 101। दूसरी एपी गिवन है 3, 5, 7 अप टू 101। ये दो एपी आपको गिवन है और आपको क्या निकालना है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है जो दोनों में कॉमन है। हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर व्हिच आर कॉमन इन बोथ द एपीज। क्वेश्चन लिख लेना बेटा, है ना, क्वेश्चन लिख लेना। हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर व्हिच इज कॉमन इन बोथ द एपीज। कितनी ऐसी नंबर ऑफ टर्म्स है जो दोनों में कॉमन है। जैसे कि मैं आपको एक दिखा सकता हूँ, जैसे 5 देखो इसमें भी आ रहा है और 5 इसमें भी आ रहा है ना, 5 इसमें भी आ रहा है, 5 इसमें भी आ रहा है। ऐसी आप अगली टर्म भी बता सकते हो। अगली टर्म कौन सी होगी जो दोनों में आ रही होगी, बताइए जल्दी से। 5 के बाद कौन सी वो टर्म होगी जो दोनों में आ रही होगी, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, क्या लगता है आपको कौन सी टर्म होगी जो दोनों में कॉमन आ रही होगी। 11 आ रही है ना, सब बच्चों को क्लियर है। जो अगली टर्म आ रही होगी 11। अब जो कॉमन टर्म्स आ रही है बेटा वो 101 से तो छोटी होंगी, या हो सकता है 101 भी दोनों में कॉमन आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। 101 के बाद तो जा नहीं सकता क्योंकि उसके बाद तो इस नीचे वाली में एपी में टर्म्स ही नहीं है। तो सबसे ये हमें क्लियर है कि जो भी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो 101 लास्ट जो nth टर्म होगी उससे छोटी ही होगी। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। अभी तो आप लोगों ने क्या किया होगा, आप लोगों ने इसको थोड़ा सा आगे एक दो टर्म्स और देख के बता दिया होगा कि जो कॉमन अगली टर्म आ रही है वो 11वीं आ रही है। देखो पहली टर्म तो आपको दिखी जाएगी, पहली टर्म तो दिखी जाएगी, लेकिन अगली टर्म निकालने के लिए जो डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, एलसीएम ऑफ D1 एंड D2। एलसीएम ऑफ D1 एंड D2। D1 क्या है, D1 है पहली वाली का डिफरेंस और D2 है दूसरे वाली का। तो दोनों का डिफरेंस चेक करो बेटा कितना आ रहा है। एलसीएम ऑफ किसका आएगा बेटा, पहले वाली का डिफरेंस आ रहा है कितना, 3 और दूसरे वाली का 2। तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 2 आप जानते हैं कितना आता है, 6। तो इस जो कॉमन वाली सीरीज है उसमें जो डिफरेंस आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, 6। देखो 5 और 6 जोड़ने पे क्या 11 आ गया, बोलिए जल्दी से। 5 और 6 जोड़ने पे क्या 11 आ गया जो आप बोल रहे थे। फिर 6 जोड़ोगे तो 17 अगली टर्म होगी। अब इजी रहेगा पता करना, अब इजी रहेगा पता करना, बोलो सही बात है कि नहीं है ना। अब तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ अब आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जब भी आइडेंटिकल निकालना तो एलसीएम ऑफ D1 एंड D2, ऊपर वाली का और नीचे वाली का क्या उठा लिया, एलसीएम। आंसर भी आ गया काफी बच्चों का, देखते हैं हम किसका सही है। तो टर्म जो आ रही होगी 5, टर्म जो आ रही होगी दैट इज 5 पहली, फिर आ गई 11, फिर उसमें 6 जोड़ दिया 17, और ऐसे ही चलता रहेगा, है ना। तो ये जो सीक्वेंस बनना चाहिए 101 से तो छोटा ही होगा, है ना। तो 101 से छोटा ही होगा तो हम क्या बोल देंगे कि an लेस देन क्या होना चाहिए, 101। तो an आपका a प्लस एन माइनस वन डी, a कितना था भाई 5, है ना, a कितना था 5 प्लस n माइनस वन, डिफरेंस था 6, लेस देन 101। 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो n माइनस वन लेस देन 5 उधर जाके 101 में से माइनस हो तो 96 अपॉन 6 कट गया बेटा 16, और माइनस वन उधर जाके तो n लेस देन क्या आ जाएगा बेटा, n इज लेस देन 70। तो n क्या है, 17 से छोटा है ना। n क्या है, हाँ बिल्कुल, हाँ ये सही बात कही, इक्वल टू भी आएगा, बिल्कुल सही है ना, वही मैं बताने वाला था कि इक्वल टू का साइन भी आएगा, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना ये वाली लास्ट टर्म हो। तो n लेस देन इक्वल टू 17, तो इंटीजर वैल्यू क्या आ गई, 17 आ गई। तो आपका जो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स आएंगी जो दोनों में आएंगी दैट इज 70। क्लियर है बेटा, बोलो आइडेंटिकल वाला कंसेप्ट क्लियर है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, जो कॉमन टर्म आ रही है यानी 101 भी दोनों के अंदर आ रही है, इसका ये मतलब हुआ कि 101 जो टर्म है, सॉरी 101 नंबर जो ये है यहाँ पर, ये 101 ऊपर भी आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन तो बोलो भाई। पक्का, चलो एक क्वेश्चन दे दूं फिर, देखते हैं कि कौन कौन सही करके दिखाएगा, है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, देखते हैं कौन कौन आप में से सही करके दिखाएगा। तो दो एपीज दे रखी है, मान लो पहली एपी जो दे रखी है वो लिखिए। चलो चेक करते हैं आप में से कौन कौन सही करके बताएगा। पहली एपी दे रखी है 2, 7, 12 ये दे रखी है, और नंबर ऑफ टर्म्स है 500 टर्म्स। कितनी टर्म्स हैं इसके अंदर, 500 टर्म्स, है ना। अब की बार आखिरी टर्म नहीं बता रहा, थोड़ा और काम कर दिया, है ना। आखिरी रमन चेक करने की जरूरत नहीं है। अब एक बात रमन ने बोली कि सर क्या चेक करना पड़ेगा, 101 चेक की जरूरत नहीं है अगर यहाँ इंटीजर आ गया तो, नेचुरल नंबर आ गया तो, है ना। अगर ये नेचुरल नंबर नहीं आता तो नहीं होती, अगर आ गया तो बिल्कुल एग्जैक्ट 17 पे वही मिलेगा। ठीक है, चलो। तो ये आपकी पहली सीरीज दे रखी है, दूसरी सीरीज लिख रहा हूँ भाई सभी बच्चों के लिए। दूसरी सीरीज है 1, 8, 15, ठीक है, और इसमें कितनी टर्म्स है, 300 टर्म्स है। इसमें कितनी टर्म्स है भाई, 300 टर्म्स है। आपको बताना है नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। आपका समय शुरू होता है अब, करो भाई, आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी से करो। चलो भाई करते हैं भाई अब इस क्वेश्चन को, है ना। तो जिन जिन बच्चों का 60, अमन कुमार सही आंसर, जिन जिन बच्चों का 60 आंसर आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है ना।
चलो करते हैं बेटा। तो पहली वाली जो सीरीज है S1 वो क्या है 2 7 12 और कह रहा है कि 500 टर्म तो लिखी गई है। तो कोई मुझे आप में से बताएगा जिनका आंसर 60 आ रहा है 500वीं टर्म क्या आई है भाई? जल्दी से मुझे टाइप करके बताओ कि 500वें नंबर पे कौन सा नंबर आ रहा है इस सीरीज के अंदर। आपने निकाला होगा A500। जल्दी से बताओ मुझे कौन सा नंबर आ रहा है 500वें नंबर पे 2497। ठीक है, तो 500वें नंबर पे आ रहा है 2497। ऐसे ही ये भी बता देना 300वें नंबर पे क्या आ रहा है। जब S2 को लिखा तो S2 कितना आया 1 8 15। तो 300वें नंबर पे कौन सा नंबर आ रहा है बेटा 2094। 2094 हर्ष शर्मा कह रहा है ठीक है 2094 आ रहा होगा। ठीक है भाई, तो ये तो हमें पता चल गया कि दोनों में जो मैक्सिमम कॉमन टर्म हो सकती है 2094 हो सकती है, उससे पहले ही होगी, उसके बाद तो जा नहीं सकता है ना। चलो, तो अब दोनों का अगर आप फर्स्ट टर्म देखो जो दोनों में कॉमन आ रहा होगा, फर्स्ट टर्म बताओ जो दोनों में कॉमन आ रहा है, कौन सा टर्म है जो पहला जो दोनों में कॉमन आ रहा है? पहला टर्म बताओ। 15 में 7 जोड़ा 21 है ना, 15 में 7 जोड़ा 22 और 12 में भी 9 जोड़ा तो बोलो ना, बोलो 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 बोलो, सभी रिप्लाई तो आना चाहिए। पहला 22 आ रहा है पक्का? 15 में 7 क्योंकि ये तो साथ साथ जोड़ने पे आ रहा है ना। ये वाली टर्म तो आपकी साथ साथ जोड़ने पे आ रही है, तो सबने कह दिया कि सर 22 आ रहा है। चलो मान लेते हैं है ना कि पहली टर्म जो आ रही है वो तो आपकी कौन सी आ रही है कॉमन, जो दोनों सीक्वेंस में आ रही है, दैट इज 22 है ना, क्योंकि यहाँ पर भी जब आप 5-5 करके जोड़ोगे तो यहाँ पे भी आप पहुंच जाओगे 22 पे। ठीक है, ऐसी जो डिफरेंस चलेगा वो दोनों के डिफरेंस का एलसीएम। तो पहले वाले का डिफरेंस 5, दूसरे वाले का डिफरेंस 7, तो एलसीएम कितना आएगा बेटा 35 आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बोलो। एलसीएम कितना आएगा 35, 5 और 7 का एलसीएम कितना आएगा 35। तो ये अब आपके पास चीजें आ गई है ना, बस आपको यही करना है कि जो nth टर्म होगी वो आपको पता है लेस देन इक्वल टू हो सकती है 2094 से, जो सबसे छोटा होगा दोनों में 2094 से। लगा देते हैं an कितना है बेटा a प्लस n माइनस 1 और डिफरेंस कितना है 35 लेस देन इक्वल टू 2094। जैसे ही आप इस चीज को सॉल्व करोगे, जैसे ही आप इस चीज को सॉल्व करोगे, हाँ जी, तो 22 उधर जाके माइनस, तो n माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 22 माइनस करोगे तो 4 में से 2 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 2072 डिवाइड बाय आ गया 35। तो n जो होगा लेस देन इक्वल टू, बताएगा कोई यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है, कोई बताएगा मुझे जल्दी से कितना आ रहा है इस चीज को सॉल्व करके। कैलकुलेशन कैलकुलेशन बताओ यार जल्दी से कितनी आ रही है, एवरीबॉडी जल्दी से बता दो एक बार। 60.2 आ रही है, 60.2 बिल्कुल सही, 60.2 आ रही है। तो n देखो बेटा, अब रमन देख, रमन देख अब ध्यान से, n अब की बार इंटीजर नहीं आया, नेचुरल नंबर नहीं आया है ना। अगर ये नेचुरल नंबर आ जाता तो ये वाली जो टर्म होती ये उस कॉमन वाले में आती, लेकिन नहीं आ रहा तो ये नहीं है। तो कौन सी होगी, कितनी टर्म्स होंगी? 60.2 से छोटा इंटीजर क्या, नेचुरल नंबर क्या 60 होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा कि n इक्वल टू 60। यानी कि कुल कितने टर्म्स कॉमन होंगी दोनों सीक्वेंस में, 60 टर्म दोनों सीक्वेंस में कॉमन होंगी। बोलो कि आप सबको क्लियर है कि 60 टर्म्स ऐसी होंगी जो दोनों सीक्वेंस में कॉमन होंगी। एवरीबॉडी जल्दी से बताइए कि आप सबको क्लियर है। एक बार वाई लिख के भेजो जल्दी से अगर क्लियर है तो। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर जो अगला आपका टाइटल है, चलो उस पर बात करते हैं, सम ऑफ एपी है ना। बचपन में ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा है, सम ऑफ एपी। किसी भी एपी का जो सम होता है, देखेंगे बेटा डेरिवेशन इसका बहुत काम का आता है सीरीज में भी। आगे जब हम सीरीज को सॉल्व करना सीखेंगे तो उसमें भी इसका डेरिवेशन का जो तरीका है वो बड़ा काम का है। ध्यान से देखिएगा कैसे। देखिए मान लीजिए आपको क्या करना है, सम करना है एपी का। तो ए पहली टर्म, दूसरी टर्म है ए प्लस डी, तीसरी टर्म है ए प्लस टू डी, ऐसे ही आप चलते जाएंगे। सेकेंड लास्ट टर्म आएगी ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, और लास्ट टर्म आएगी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लास्ट टर्म आएगी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये लास्ट टर्म। nth टर्म तो यही होती है बेटा है ना, nth टर्म तो यही होती है। ये आ गया एपी का सम, हमें इन सबको जोड़ना है। तो जब भी ऐसा आए कि कोई चीज जो आपको एपी जैसी सीरीज में मिल रही है, इसका काम आगे भी आएगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ हमेशा क्या करें, सीरीज को उल्टा करके लिख के तो जोड़ दें है ना। उल्टा लिखिए और जोड़ दीजिए। उल्टे से मेरा मतलब क्या है कि वापस एस को लिखते हैं, लेकिन अब की बार जो लास्ट टर्म है उसको सबसे पहले लिखता हूँ। लास्ट टर्म को पहले लिखूंगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फिर सेकेंड लास्ट को लिखूंगा ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी। ऐसे ही लिखता रहूंगा लिखता रहूंगा लिखता रहूंगा। यहाँ पे सेकेंड लास्ट जो यहाँ से आएगी ए प्लस डी और लास्ट ए, यानी उसी सीरीज को मैंने उल्टा करके लिख दिया। समझ रहे हैं? पहले चाहे अरे सीरीज को सम ही तो है, 1+2 लिखूं या 2+1 लिखूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? चाहे मैं ऐसा लिखूं चाहे ऐसा करके लिखूं, कोई फर्क तो पड़ता नहीं।
लेकिन इससे फायदा जो होगा वो ये होगा कि अगर आप इन दोनों सीक्वेंसेस को जोड़ दें, आप इन दोनों सीक्वेंसेस को, जो दोनों सीरीज हैं उनको अगर आप जोड़ दें यहाँ पर, तो फायदा क्या होगा, देखो एस और एस जैसे ही जोड़ोगे तो यहाँ 2s आएगा, यहाँ पे 2s आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो जरा ध्यान से, यहाँ देखिएगा जरा ध्यान से, जैसे ही आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो आपको टर्म क्या मिल रही है दोनों को जोड़ने पे, जल्दी से ध्यान से देख के बताओ। दोनों को जोड़ने पे क्या टर्म आपको मिल रही है, आप जैसे जोड़ेंगे a और a हो जाएगा 2a, क्या आ गया 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, आ रहा है कि नहीं आ रहा, a प्लस ए 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब मैं आपसे ये चाहता हूँ आप जरा इन दोनों को भी जोड़ें, जो इसकी सेकंड और ये सेकंड लास्ट, इन दोनों को भी जोड़ो, बताओ क्या आ रहा है, क्या सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या यही चीज आ रही है इन दोनों को जोड़ने पे भी कि नहीं आ रही है, क्योंकि a और a जुड़ के 2a हो जाएगा, n माइनस टू और यहाँ पर 1 है, जुड़ने पे n माइनस वन हो जाएगा और d आ जाएगा। सेम आ रहा है बच्चों की नहीं आ रहा है, आप कहोगे बिल्कुल सेम आ रहा है सर, है ना। सारी टर्म्स जैसे ही आप कोरस्पॉन्डिंग को जोड़ते रहोगे तो सेम आएगा। और कितनी बार ये चीज आएगी, हमने n टर्म्स लिखी हैं, n बार जोड़ रहे हैं तो कितनी बार सेम आएगी बेटा, n बार ये चीज सेम आएगी। समझ रहे हैं आप बात को, n बार यही चीज सेम टू सेम आ जाएगी। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ कि n बार सेम यही चीज आएगी। अब आपको तो s निकालना था, समी तो निकालना था s, तो s क्या हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये आपके पास सम का एक्सप्रेशन आ गया। यही फॉर्मूला आपने बचपन से पढ़ा हुआ बेटा, सम ऑफ एपी। सेकंड स्टेप समझ नहीं आया, हर्ष देख जरा ध्यान से, जैसे ही जोड़ेगा भाई, जोड़ेगा, जोड़ इसको, a और a जुड़ने पे क्या आएगा 2a, a और a जुड़ने पे 2a और साथ में n माइनस वन डी, ये आ गया। ये तो पहले दो को इनको जोड़ा, जब इन दोनों को जोड़ेगा, कॉपी में जोड़ के देख इनको, a और a को जोड़ेगा तो 2a आएगा वापिस, और जब इन दोनों को जोड़ेगा n माइनस टू इंटू वन और यहाँ पर 1 है ना, इन दोनों को जैसे ही जोड़ेगा दोबारा से यही चीज आएगी, और ये हर बार आएगी, मतलब सब टर्म्स को जोड़ने पे यही चीज रिपीट होती जाएगी, ये वाली जो चीज है ये हर बार रिपीट होती जाएगी, और कितनी बार आएगी, n बार आ जाएगी। समझ रहे हैं, तो 2 को हम नीचे ले आए तो सम का फॉर्मूला आ गया n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। बोलो कि आपको अब क्लियर है, जल्दी से बोलो। अच्छा, इस तरह एक्सप्रेशन को थोड़ा और खूबसूरती से लिखते हैं, जब मैं इसको थोड़ा और खूबसूरती से लिखूंगा तो n बाई टू को आप 2a से करेंगे तो कितना आएगा बेटा, a इंटू में n आएगा, n बाई टू को अंदर कराएंगे तो आएगा n स्क्वायर बाय टू इंटू डी, जैसे n बाई टू को इससे कराओगे और n बाई टू को इससे कराओगे तो माइनस का n बाई टू इंटू डी, है ना। तो ओवरऑल जो एक्सप्रेशन आ गया वो आ गया n स्क्वायर बाय टू इंटू डी माइनस n बाय टू इंटू डी और प्लस में आ गया बेटा a n। समझ रहे हैं, तो ओवरऑल क्या आ गया, ध्यान से देखिए, n स्क्वायर बाय टू इंटू डी माइनस n यहाँ कॉमन ले लिया जाए तो d बाई टू प्लस ऐसा कुछ आ गया। तो ये जो एक्सप्रेशन आया इसको जरा ध्यान से देखिए, ये जो एक्सप्रेशन आया इसको जरा ध्यान से देखिए, ये जो एक्सप्रेशन आया इसको जरा ध्यान से देखिए, है ना। ये जो एक्सप्रेशन आया इसको जरा ध्यान से देखिए, ये सम का एक्सप्रेशन ही मैंने तोड़ के लिखा है, मैंने कुछ ऐसा आप नहीं किया है ना, जो सम का एक्सप्रेशन है उसी को मैंने थोड़ा सा घुमा फिरा के लिख दिया। तो अब आप सम के एक्सप्रेशन को देख के इतना तो बोल ही सकते हैं कि सम का जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्वाड्रेटिक आएगा n की टर्म्स में। कल हमने ये बात पढ़ी थी कि किसी भी एपी की जो nth टर्म आती है वो लीनियर टर्म आती थी, पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, किसी भी एपी की जो nth टर्म आती है वो लीनियर आती है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, किसी भी एपी की जो क्वाड्रेटिक टर्म, अब देखो ना, जो सम का फॉर्मूला है वो क्वाड्रेटिक में आएगा। बोलो, लास्ट में माइनस आएगा, मैंने लास्ट में कहीं प्लस कर दिया क्या, हाँ यहाँ माइनस कर दीजिए, है ना, यहाँ माइनस कर दीजिएगा, यहाँ पे माइनस ए आएगा क्योंकि माइनस एन कॉमन लिया ना, माइनस ए आएगा। ठीक है, ठीक है, माइनस ए आएगा, बिल्कुल सही। तो मैंने क्या कहा कि जो सम का फॉर्मूला है वो हमेशा एन की टर्म्स में क्वाड्रेटिक आएगा, पहली बात तो ये, सम का फॉर्मूला एन की टर्म्स में क्वाड्रेटिक आएगा, पहली बात तो ये। दूसरा, कितने बच्चों को अब कल की लेक्चर की ये वाली बात याद है कि कल के लेक्चर में मैंने ये बात बोली थी, अगर आपको याद हो, कि किसी भी एपी की अगर nth टर्म जो है, किसी भी एपी की जो nth टर्म है, आपको याद होगा nth टर्म जो होती है, मैंने कहा था अगर वो ऐसी आ रही है, कैसी, कि a n प्लस बी, तो बताएंगे डिफरेंस क्या आएगा इस एपी का, इस एपी का डिफरेंस क्या आएगा, कोई बताएगा मुझे। कल मैंने समझाई थी ये बात कि nth टर्म देख के ही हम डिफरेंस बता सकते हैं। बोलिए, आपको क्या याद है कि n का जो कोफिशिएंट होता है वही डिफरेंस होता है, n का जो कोफिशिएंट आता है वही डिफरेंस आता था, बोलो, तो डिफरेंस a होगा। इसी तरीके से अगर आप आज वाले फॉर्मूला को देखें, सम के फॉर्मूला को, तो n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो डिफरेंस का हाफ है, समझ रहे हैं, n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो डिफरेंस का हाफ है बेटा, n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो डिफरेंस का हाफ है। तो यानी अगर मुझे इस चीज को लिखना पड़ जाए ऐसे कि s जो है, मान लीजिए ऐसा आएगा an स्क्वायर प्लस bn, ऐसे ही आएगा, बोलो, s तो ऐसे ही आना चाहिए क्योंकि उसमें एक तो n स्क्वायर की टर्म आ रही है, एक n की टर्म आ रही है, यही दो टर्म तो आ रही है, n स्क्वायर और n की टर्म। तो अगर ये ऐसा है तो कोई मुझे बताएगा आपकी बार डिफरेंस कितना है,
डिफरेंस की वैल्यू कितनी है जल्दी से बताइए, डिफरेंस कितना होने वाला है? क्या डिफरेंस आपका 2a हो जाएगा? क्या डिफरेंस 2a होगा या a/2 होगा? पहले तो ये कंफर्म कर लो कि डिफरेंस क्या होगा, बोलिए। आप लोग जानते हैं कि जो n स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो डिफरेंस का हाफ है, तो डिफरेंस क्या होगा? 2a तो होगा, बोलो। यानी कि सम के केस में जो n स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसका डबल करने पे आपको क्या मिल जाएगा? डिफरेंस मिल जाएगा। इस पॉइंट को लिख लेना बेटा, है ना, पॉइंट को लिख लेना इस चीज को, है ना कि चलो मैं लिखवा ही देता हूँ, लिख लो इस चीज को कि पहला पॉइंट तो जो आपको सम के फॉर्मूला के बाद लिखना है कि एक्सप्रेशन फॉर सम ऑफ n terms, expression for sum of n terms of AP, expression for sum of n terms of AP is always क्या होता है बेटा? quadratic, is always quadratic in terms of n, is always quadratic in terms of n की terms में quadratic होगा। also twice of coefficient of n square will give value of difference, उम्मीद करता हूँ सब भाइयों को क्लियर हो गया होगा। जल्दी से बोलो कि आप सबको क्लियर है? एवरीबॉडी जल्दी से बोलिए कि आप सबको क्लियर है। बोलिए भाई, बोलिए कि आप सबको क्लियर है। नहीं करते पूरे, चलो उम्मीद करता हूँ सम वाली ये पूरी कंसेप्ट आप सबको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं इसी चीज पे, है ना, आगे बढ़ते हैं इसी चीज पे, कुछ क्वेश्चंस इसके बेसिस पे हम देखते हैं। हाँ जी, एक दो बातें और मैं इसी में आपको दिखा देता हूँ, है ना, एक दो बातें और मैं इसी कंसेप्ट पे आपको बता देता हूँ। क्या बातें हैं उसको देखिएगा ध्यान से कि अगर आपको कभी भी Sn की वैल्यू दे रखी है, आपको कभी भी Sn की वैल्यू दे रखी है ना, क्या दे रखी है? Sn की टर्म्स में एक एक्सप्रेशन आपके पास गिवन है, मान लीजिए आपको गिवन है, ठीक है भाई। अब होगा क्या कि जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है, अगर आप उसमें n की जगह 1 डालेंगे, अगर आप उसमें n की जगह 1 डालेंगे तो आपको S1 मिल जाएगा। n की जगह 1 डालने पे S1 यानी पहली टर्म का सम। अब पहली टर्म का सम क्या होता है? खुद पहली टर्म होती है। पहली टर्म का सम क्या होता है? खुद पहली टर्म ही तो होती है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपने उसी एक्सप्रेशन में n की जगह 2 डाला, तो आपको मिल जाएगा पहली दो टर्म्स का सम, आपको मिल जाएगा पहली दो टर्म्स का सम, ठीक है बात, ये a1 प्लस a2। अब मान लीजिए आपने एक्सप्रेशन में 3 डाला, तो आपको क्या मिलेगा? पहली तीन टर्म्स का सम, पहली तीन टर्म्स का सम, समझ रहे हैं आप? पहली तीन टर्म्स का सम। अब अगर मैं ऐसा करूं, ध्यान से देखना, अब अगर मैं ऐसा करूं कि इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर दो, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर दो, तो होगा क्या? इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करूंगा तो S2 माइनस S1, यहाँ A1 से A1 कट जाएगा, बराबर आएगा A2 के। समझ रहे हैं आप बात की? इसी तरीके से अगर मैं 3 में से 2 को माइनस करूं, 3 में से 2 को माइनस करूं तो S3 माइनस S2 ये बराबर आएगा किसके बेटा? A1 A2 तो कट जाएगा, केवल बचेगा A3। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो एक जनरल फॉर्मूला तैयार किया जा सकता है कि अगर यहाँ पर कल को क्या हो जाए, an+1 हो जाए, या an ले लीजिए, an ले लीजिए, an+1, वो आपकी मर्जी है, चलो an+1 ले लेते हैं। तो यहाँ पर s के साथ यहाँ पर भी क्या आएगा? n+1, और यहाँ पर क्या आएगा? n। बोलो क्या ये बात सही है? बोलो n क्या रहने वाला है यहाँ पे? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। n क्या रहने वाला है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। समझ में आई बात की? एक्सप्रेशन an+1 बराबर होगा Sn+1 माइनस Sn, n यहाँ पर क्या है? 1 या 1 से बड़ा होगा। हर बार ये वाली बात ट्रू होगी, समझ रहे हैं? हर बार ये वाली बात ट्रू होगी। एक बार नोट करो इस चीज को, एक बार नोट करो इस चीज को, या स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं क्वेश्चन आपको दिखा पाऊं। एक बार आप नोट कर लीजिए इस चीज को। ताकि क्वेश्चन दिखा पाए आपको। ठीक है, मैंने ये कहा हर्ष कि जब हम ऐसा कर रहे होंगे, देख जरा ध्यान से, जब यहाँ पर 2 आया तो यहाँ पर भी 2 आया, यहाँ पर 3 आया तो यहाँ पर भी 3 आया, तो अगर यहाँ पर n+1 आएगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा? n+1 आएगा। यहाँ 2 है तो यहाँ 1 यानी एक कम, यहाँ पर भी एक कम, तो n+1 से भी एक कम करेगा तो क्या आएगा? n ही आ जाएगा। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको छोटा मोटा मत समझना, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये वाला।
ठीक है, डायरेक्ट यूज करने में बहुत हेल्पफुल होता है। क्लियर? चलो, तो सम का फॉर्मूला जो हम कर रहे थे भाई, सम के फॉर्मूला में आप लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ लिया, दैट इज n/2 नंबर ऑफ टर्म्स इनटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और आप लोग जानते हैं अंदर वाली चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा? अंदर वाली चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि n/2 2a प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 2a को मैंने 2 बार तोड़ के लिख दी, इस 2a को मैंने 2 बार तोड़ के लिख दी। सही बात है। बस यहाँ से क्या आ जाएगा, ये n/2, ये आ जाएगा, फर्स्ट टर्म तो a है, फर्स्ट टर्म तो a है, और ये क्या होती है, nth टर्म, ये होती है nth टर्म। तो ये वाला फॉर्मूला भी खैर आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा ही हुआ है ना? सम ऑफ n/2 फर्स्ट टर्म और nth, अगर लास्ट टर्म nth ही है तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी आप बोल सकते हो। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, ये पहले हो चुका है। ठीक है, क्लियर? और यहीं से अगर आप एपी का सम का फॉर्मूला लगा पाते हो तो यहीं से फिर छोटी छोटी बातें और आ जाती है। क्या छोटी छोटी बातें और आ जाती है? आप यहाँ से ये वाली बात प्रूफ कर सकते हैं, क्या कि 1 + 2 + 3 अप टू कहाँ तक बेटा, n। तो पहले n नेचुरल नंबर्स का सम, पहले n नेचुरल नंबर्स का सम आप सब जानते हैं कैसे लगेगा। एपी बन रही है, एपी बन रही है, तो जब हम सम निकालेंगे तो क्या आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स है n/2, और फर्स्ट टर्म क्या है बेटा 1, लास्ट टर्म क्या है n, तो 1 + n। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया किस चीज के लिए बेटा, पहले n नेचुरल सम के, पहले n नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला पहले से आता था, n × n + 1/2। उम्मीद करता हूँ किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। ये तो था पहले n नेचुरल नंबर का। अब आगे करते हैं फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर। वैसे तो नेचुरल ऑड नंबर ही बोल दीजिए आप, सिंपल है ना। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर। मेरा आपसे सवाल ये है कि ये तो मैं आपको बता ही दूंगा कि पहला टर्म तो खैर आपको पता ही है कि पहला टर्म ऑड नंबर्स में 1 आएगा, अगला टर्म जो आएगा वो 3 आएगा, अगला 5 आएगा। कोई मुझे ये बताएगा कि nth नंबर पे कौन सा आएगा, क्योंकि n टर्म्स का सम निकाल रहे हैं ना, nth नंबर पे कौन सा टर्म आएगा, ये बता दो आप तो। nth नंबर पे कौन सा टर्म आएगा, ये रिप्लाई में भेजो। nवें नंबर पे कौन सा टर्म आएगा? समर्थ ने भेज दिया, आशुतोष गलत है भाई, वेदांशी आर्या ठीक है ना, काफी बच्चों ने गलत भेजा, मैं बता रहा हूँ काफियों ने गलत भेजा है ना। ये आएगा बेटा 2n-1, जो nवें नंबर पे आएगा, nth नंबर पे आएगा, है ना। कुछ बच्चे 2n+1 भेज रहे हैं, वो nth पे नहीं बेटा n+1 पे आ रहा होगा। मान लो ये तो निकालना आसान है, देखो nth टर्म निकालना आसान ही है। nth का फॉर्मूला तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ ही लिया है ना, an क्या होता है, a + n-1 × d। तो a क्या है, सीरीज का 1, n की जगह n-1, डिफरेंस कितना है 2, तो कितना आ गया 2n-1, देख लो 2n-1 यहाँ से, समझ रहे हो। तो nth नंबर पे जो टर्म आएगी वो आएगी 2n-1। अब इसका सम का फॉर्मूला आप लगा दो। सम क्या होता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है 1 और लास्ट टर्म क्या है 2n-1। आप जानते हैं 1 से -1 कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, n²। समझ रहे हैं, आ जाएगा कितना, n²। और ये देख भी पा रहे हो, देखो अगर पहले केवल एक ऑड नंबर का सम निकालोगे तो एक ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1। अगर आप पहले दो ऑड नंबर्स का सम, पहले दो ऑड नंबर क्या होंगे, 1 और 3, पहले दो ऑड क्या होंगे 1 और 3, तो 1 + 3 करने पे 4 और 2 का स्क्वायर भी 4। समझ रहे हैं, n का स्क्वायर माने नंबर ऑफ टर्म्स का स्क्वायर हो जाएगा सीधा। मान लीजिए आपसे कोई कहता है पहले 10 ऑड नंबर्स का सम बताइए, तो पहले 10 ऑड नंबर का सम क्या होगा, 10 का स्क्वायर 100। समझ रहे हैं, किस किस को क्लियर है, वाई लिखो, किस किस को क्लियर है, आप में से वाई लिखो जल्दी से। चलिए काफी सारे भाइयों को क्लियर है, गुड। तो इसी चीज में आगे बढ़ते हैं, इसी चीज में आगे बढ़ते हैं। जब ये कर लिया तो आप इवन के बारे में भी बताएंगे। सम ऑफ फर्स्ट इवन, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स। चलिए भाई, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, पहले एन इवन नंबर्स के बारे में बताइए सभी भाई। तो पहला तो आप जानती हैं 2, फिर आएगा 4, फिर आएगा 6, चलता जाएगा। आखिरी बता दो आप तो मुझे, आखिरी क्या आने वाला है। हाँ चलो, काफी सारे बच्चों का लगभग एकदम तेजी से आंसर आ गया, 2n। आखिरी आएगा 2n। तो पहले n नेचुरल नंबर, n इवन नंबर ये लिखे गए हैं। सम का फॉर्मूला आप लोग लगाएंगे n/2, फर्स्ट टर्म क्या है बेटा 2, लास्ट टर्म क्या है 2n, तो 2 कॉमन ले लेना और नीचे वाले 2 से काट देना, तो आंसर आ जाएगा n × में n+1। समझ रहे, n × में n+1। क्लियर है क्या बात ये सभी को, जल्दी बोलिए। इवन का भी क्लियर है, ऑड का भी क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है भाई। इवन ऑड दोनों का आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा।
चलो बढ़े आगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है इस प्रकार से कि आपको एस एन दे रखा है 4n स्क्वेयर प्लस 3n। मान लो ये आपको एस एन दे रखा है ना, और आपसे बोलता है कि इस एक्सप्रेशन की क्या निकालिए, 10वीं टर्म निकालिए। क्या निकालिए? 10वीं टर्म निकालिए। तो तरीका क्या होने वाला उस पर बात करते हैं। मान लीजिए आपने n की जगह पे 1 डाला तो आप जानते हैं आंसर आएगा 4 + 1 3 दैट इज 7। मान लीजिए n की जगह पे 2 डाला तो 2 डालने पे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आ गया 4, 4 4 जा 16, 16 + 6 आ गया 22। सही बात है, 16 + 6 आ जाएगा 22। अब आप जानते हैं कि ये तो होता है फर्स्ट टर्म। अरे पहली टर्म का सम क्या होगा, खुद पहली टर्म होगी, और S2 क्या होगा, पहली दो टर्म्स का सम, यानी कि A1 + A2, है ना, A1 + A2। अगर आप इन दोनों को माइनस करें तो आप देखेंगे A2 की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप दोनों को माइनस करोगे तो A2 की वैल्यू 22 में से 7 गए भाई कितना आ जाएगा, 15। और A2 की वैल्यू 15 आते ही, A2 की वैल्यू 15 आते ही देखो ये सेकंड टर्म, ये आती फर्स्ट टर्म, तो डिफरेंस आप बता ही सकते हो। 15 में से 7 गए कितना, 8। हालांकि डिफरेंस आप पहले भी बता सकते थे, अगर आपकी नजर तेज है तो डिफरेंस आप पहले भी बता सकते थे, क्योंकि एन स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसका डबल करने पे डिफरेंस आता है। एन स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसका डबल करने पे डिफरेंस आता है। ये बात हमने यहाँ से भी देख ली। डिफरेंस आ गया, अब आपको A10 निकालना है। A10 आप जानते हैं बेटा क्या होगा, A10 इक्वल टू A + 9D। तो A आपको पता था क्या था, A आपको पता था क्वेश्चन में क्या था, A था 7 + 9, डिफरेंस कितना है 8, तो आंसर इज 7 + 9 8 जा 72 दैट इज 79। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबका आंसर आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इस चीज को आप डायरेक्ट कैसे निकालते, आपको याद है फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था कि an+1 बराबर होगा किसके भाई, an+1 बराबर होगा Sn+1 - Sn के। आपने भी थोड़ी देर पहले सीखा था ये चीज। तो अगर यहाँ पर आपको 10 लाना है, A10 लाना है अगर यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर भी S10 आएगा और यहाँ S9 आएगा। तो आप क्या कर सकते थे, डायरेक्ट ये सब करने की जरूरत नहीं थी। एक्सप्रेशन में पहले n की जगह 10 डालते यहाँ पर, और फिर एक्सप्रेशन में 9 डालते यहाँ, सॉल्व करते तो वहां से भी आ जाते। बोलिए क्या ये वाला टाइप क्लियर है आप सबको बेटा, क्या ये वाला टाइप क्लियर है आप सबको?